नमस्कार आप सभी को। आज मैं आप सबको मिलवाता हूं अपने बड़े भाई रवि गुप्ता जी से, जो कि कुछ रिटेल आउटलेट्स भी चलाते हैं, पीआर भी चलाते हैं और अपनी BIO 0 और BIO 1 लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ BIO 0, व्हाट इज़ BIO 1? यूपी के अंदर BIO 0 किसे कहते हैं और BIO 1 किसे कहते हैं? ये इम्पोर्टेड का काम क्या होता है, BIO क्या होता है? ये सब की सब चीज़ आपकी जो क्वेरीज हैं रवि भैया अपनी जुबानी क्लियर करेंगे। तो चलिए रवि भैया से मिलवाता हूँ। नमस्कार रवि भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिमांशु सोंधी पर। धन्यवाद जी। तो भैया हमारे जो व्यूअर्स हैं सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, व्हाट इज़ BIO? BIO होता ही क्या है? BIO भैया बेसिकली BIO मीन्स बोटल इन ओरिजिन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ भैया, स्कॉटलैंड में जो स्कॉच बन रही है, ब्लेंड आप किसी भी बोतल को उठा के देखेंगे, उस पर लिखा होता है, अगर इंडियन IMFL होगा तो उस पर लिखा होगा, जैसे टीचर्स है या 100 पाइपर है, वो BIO पोर्टफोलियो में भी आता है और BII पोर्टफोलियो में भी आता है। जब आप BII पोर्टफोलियो देखेंगे तो उस पर लिखा होगा ब्लेंड इन स्कॉटलैंड। बट आप BIO पोर्टफोलियो में देखेंगे 100 पाइपर, तो उसमें लिखा होगा बोटल एंड ब्लेंड इन स्कॉटलैंड। वो बोतल भी स्कॉटलैंड से ही चल के आई हुई है इंडिया में। तो मतलब जो ब्लेंड बना वो ब्लेंड पोर किया गया बोतल के अंदर स्कॉटलैंड में ही, और स्कॉटलैंड से बोतल के अंदर इंडिया में आया। और BII का जो मतलब हुआ वो ये हो कि वो बैरल्स में भर के इंडिया में आया और फिर यहाँ पर बोतल में डाला गया। तो क्या टेस्ट में फ़र्क आ जाता है भैया जब यहाँ पे इंडिया में इसको बोतल में डालते हैं? तो 100% भैया फ़र्क आता है, 100% फ़र्क आता है। उसका रीज़न क्या होता है कि हम जब इंडिया में कोई चीज़ बनाते हैं तो इंडिया का पानी और स्कॉटलैंड का पानी वहाँ डायरेक्ट ब्लेंड बना और डायरेक्ट बोतल में फिल हो गया। यहाँ पे हम डालते हैं, अलग अलग डिस्टिलरी हैं। मान लीजिए एग्जांपल, अगर हम 100 पेपर पाते हैं, 100 पेपर मान लीजिए एग्जांपल राजस्थान में बन रही है BII, तो उसके पानी में फ़र्क आएगा, या हिमाचल में बन रही है। बन क्या रही है? बनी तो वहाँ से आई है ना, बट ब्लेंड बन के आया भैया उसका। हाँ, बट उसमें जो पानी वगैरह जो मिक्सिंग हुई वगैरह सब हुआ, वो सारा ही यहाँ की जो बोतल यूज़ हुई यहाँ की बोतल यूज़ हुई। जैसे कि आपने बोला कि राजस्थान का पानी डाला तो ग्राउंड वाटर का फर्क आ जाता है। ग्राउंड वाटर का फुल तो वो तो ग्राउंड वाटर तो वैसे भी डीमिनरलाइज कर दिया जाता है, तो पानी तो वो डीमिनरलाइज हो गया, सब कुछ सेम ही है। फिर भी जो बोतल इन ओरिजिन है, जब वहाँ से कोई चीज़, अगर आप एग्जाम्पल आप किसी भी चीज़ को लेंगे, आप फ्रेश दूध पियेंगे या फ्रेश जूस पियेंगे, उसका टेस्ट, और आप वही जूस शाम को पियेंगे तो उसका टेस्ट में कुछ आपको फ़र्क नज़र आएगा ही आएगा। ठीक बात। तो सेम प्रोसीजर BIO और BII का। ओके, वो तो इस वजह से होता है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है। जो जूस की बात आपने बोली तो ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो क्या ये ऑक्सीजनेटेड हो जाती है दारू, इस वजह से भी ऐसा कुछ रहता है BII का? थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ओके, बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है, बट पड़ता है। ओके, तो BIO हम सबको क्लियर हो गया, बॉटल्ड इन ओरिजिन, मतलब जो स्कॉटलैंड में बनी है और यहाँ पे बॉटल में लेकर आए। और BII का मतलब हो गया जिसका ब्लेंड वहाँ बनाया और इंडिया में लेकर आया और इंडिया में बॉटल में डाला गया। सिंपल। अच्छा, अब BIO का बिजनेस अगर किसी को करना है इंडिया में और ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? क्या लाइसेंस फीस है, कितना बड़ा स्पेस चाहिए होता है, ये प्रोसेस होता कैसे, कंपनियों से माल कैसे आता है, क्या इसमें मार्जिन होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ हमें आपसे समझनी है। भैया सबसे पहले तो अगर आप BIO काम करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एजुकेशन नॉलेज होनी चाहिए। जैसे BIO की, जैसे रेड लेबल कहाँ से आती है, हाँ जी, ब्लैक लेबल कहाँ से, स्कॉच मतलब स्कॉटलैंड, हाँ जी, ठीक है। टकीला मतलब अगावे से बनती है, वो मैक्सिको में यूज़ होता है अगावे, तो वहाँ से आती है। वाइन, BIO वाइन की बात करता हूँ तो अलग अलग कंट्री से BIO वाइन आती है। कुछ ऑस्ट्रेलियन होती हैं, कुछ इटालियन होती हैं, कुछ कैलिफोर्नियन होती हैं, अलग अलग कंट्री से आती है। बट अगर आप यूपी की बात करते हैं या आप किसी भी स्टेट की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसे IC कोड बोलते हैं। IEC कोड, जिसे IC कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, सबसे पहले आपको वो लेना पड़ता है। जैसे कि हम यूपी में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में इसके 2 प्रोसीजर होते हैं, एक BIO 0, एक BIO 1। BIO 0 मीन्स आप उत्तर प्रदेश में कोई काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आप अपना कुछ माल ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आप किसी भी स्टेट में देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको BIO 0 के लिए ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ब्रांड रजिस्ट्रेशन, ओके, पहले BIO 0 भैया आप समझाएं, फिर ब्रांड रजिस्ट्रेशन समझाइएगा। BIO 0 बेसिकली क्या होता है कि एक आपको गवर्नमेंट ने 2 लाइसेंस दिए, एक BIO 0, एक BIO 1।
BIO 0 मीन्स अगर आप उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, हाँ। उत्तर प्रदेश में से काम करने का किसी भी स्टेट में आप माल देना चाहते हैं, अच्छा। एग्जाम्पल आपका लखनऊ, नहीं मतलब मैंने स्कॉटलैंड से माल मंगवाया भैया, आपने स्कॉटलैंड से माल मंगाया तो मेरा दिल्ली आएगा या यूपी आएगा माल? वो आपका पोर्ट पे आएगा, जिस पोर्ट का माल होगा उस पोर्ट पे मान आएगा। लो मेरे दिल्ली पोर्ट पे माल आया, आपका मान लीजिए TKD पोर्ट पे माल आया, कौन सी? TKD तुगलकाबाद पोर्ट पे माल आया आपका, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद ये कहाँ पर है भैया? दिल्ली में, अच्छा ओके, ठीक है। या आपका घड़िया शुरू आया या नावाशिवा आया जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। आपका जिस पोर्ट से माल आया उस पोर्ट से आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड से माल ले लिया। उसके बाद आपने यूपी में एक लाइसेंस लिया जिसका नाम है BIO 0। ओके, वहाँ से आप माल अपना शिपमेंट जो क्रॉस कराएंगे और अपने BIO 0 में ले आएंगे। ये शिपमेंट क्रॉस कराने का मतलब? शिपमेंट मतलब क्रॉस कराना मतलब जो उनका कस्टम के जो प्रोसेस है, अच्छा, कस्टम की जो प्रोसेस है, एनेक्सर वाइज प्रोसेस होते हैं कस्टमर के, वो एनेक्सर पास कराएंगे। हाँ। उसके बाद आप जब वो एनेक्सर पास हो जाएगा तो आप अपने BIO 0 में लाएंगे, जो कि आपने यूपी में लाइसेंस ले रखा है। तो मतलब मेरे को एक बॉन्ड वहाँ पर भी लेना पड़ेगा, दिल्ली में भी? नहीं, बॉन्ड दिल्ली में लेना पड़ेगा। दिल्ली में जो सरकारी वेयर हाउस है जिसे बोलते हैं पोर्ट, आपने पोर्ट पे माल आया, DIGO एक कंपनी है DIGO जिसका रेड लेवल ब्लैक लेवल पोर्टफोलियो आता है, जॉनी वॉकर पोर्टफोलियो आता है, उसका कोई माल लिया तो आपका मान लीजिए एग्जांपल वो TKD पोर्ट पे आया माल, आपने माल मंगाया वो TKD पोर्ट पे आया, इसका कुछ प्रोसीजर होते हैं। जैसे आपने पेरेंट कंपनी से माल लिया, आपने अब मैं आपको एक चीज़ यूपी के हिसाब से समझाता हूँ। आपने यूपी में BIO 0 लिया, तो आप अगर DIGO में काम करना, DIGO से काम कर रहे हो तो DIGO इंडिया से काम करेंगे, पेरेंट कंपनी से काम ना करके DIGO इंडिया से काम करेंगे। अच्छा, ये भी फर्क है DIGO में? मतलब DIGO जो है वो बाइफर्केटेड कंपनी है, DIGO इंडिया जो है वो IMFL बेचती है। DIGO जो कंपनी रजिस्टर्ड है हाँ। इंडिया में, DIGO इंडिया में उन्होंने काम दे दिया DIGO इंडिया के नाम से। अच्छा, आपने जो आपको रेड लेवल या ब्लैक लेवल खरीदनी है, हाँ। तो आप सीधा DIGO के जो पर्टिकुलर सेल्स हेड होंगे उनसे डिस्कस करेंगे, वो आपको एक प्राइस कोट करेंगे। आप प्राइस कोट के हिसाब से आपको प्राइस मैच होते हैं, प्राइस मैच होते हैं तो उसके हिसाब से आप अपना इंडेंट उन्हें पंच करेंगे। उसके बाद वो आपको PI जनरेट करेंगे, PI के बाद वो आपको एनेक्सर जनरेट करेंगे, एनेक्सर के बाद आप उन्हें एनेक्सर के पेपर कस्टम से क्लियरेंस कराएंगे। ठीक बात। जब आप कस्टम से क्लियरेंस कराएंगे, जब यहाँ से आपका कस्टम से क्लियरेंस हो जाएगा, जैसे उसमें आपने उन्होंने माल दिया, उसके बाद एक चीज प्रोसीजर होता है, पहले एनेक्सर आया, उसके बाद आपको ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड देना होता है। ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड? ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड देना पड़ता है, वो एक कस्टम का एक प्रोसीजर है। आपने जब उनके सारी जितने भी उनके डॉक्यूमेंट हैं वो फिल कर दिए, उसके बाद वो अपने कस्टम से ये प्रोसीजर डाल देंगे। एग्जाम्पल उनके पास 5000 पेटी है, उन्होंने 5000 में से आपने 500 पेटी उनसे ली, तो 500 पेटी वो आपको इशू कर देंगे एनेक्सर वाइज। उनके रिकॉर्ड में 5000 में 500 जब आपको इशू कर देंगे, उनके रिकॉर्ड में 4500 पेटी ही रह जाएगी। ठीक बात। वो कस्टम में वो 500 पेटी आपकी फर्म के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। अब यहाँ पे कहानी आती है BIO 1 की। अगर आप यूपी में काम करना चाहते हैं तो एक लाइसेंस यूपी गवर्नमेंट ने दे रखा है BIO 1 का, जिसकी लाइसेंस फीस है 10 लाख रुपए। 5 लाख रुपए उसकी सिक्योरिटी मनी है और 1.5 लाख की उसकी FDR है जो रिफंडेबल है। मतलब 1.5 लाख की FDR हो गई, सिक्योरिटी मनी, 5 लाख रुपए की लाइसेंस फीस है, ठीक है ना। 10 लाख की लाइसेंस फीस है, 10 लाख की 10 लाख की लाइसेंस फीस है। उसमें आपको पूरे साल के लिए काम करना दिया जाता है। वो बहुत इजीली प्रोसीजर है, वो सारा एक्साइज पोर्टल पे डाला हुआ है। जो भी एजुकेटेड पर्सन होगा वो एक बार आप पोर्टल खोलेगा, एक्साइज पोर्टल पे सब कुछ 1 बाय 1 अपने आप स्टेप बाय स्टेप चलता चला जाएगा। आपको अपने नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, जिसके नाम पे भी आपने फर्म बना रखी है, वो डाउनलोड करते चले जाएंगे। ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें उस पोर्टल पे आती चली जाएंगी। ओके। और आपका लाइसेंस इजीली जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जो लोकल एक्साइज है, जैसे एग्जांपल आपने गाजियाबाद में लिया, तो गाजियाबाद में वो पहले आपको लाइसेंस जाएगा एक्साइज में। एक्साइज उसे हमारे यहाँ एक्साइज में इंस्पेक्टर साहब और DO साहब होते हैं। DO साहब उसे पोर्टल पे अपलोड करते हैं, उस पर अपने डिटेल साइन कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब उस पर मार्क कर देंगे, जो मुख्यालय में जाके आपका लाइसेंस अपलोड हो जाएगा। इसके लिए मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद या लखनऊ? लखनऊ। ओके, ठीक है। उसके बाद आपका जब प्रोसीजर जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप BIO 1 में काम करेंगे। BIO 1 में काम करने का मीन्स है कि आपने BIO 1 में काम करा तो आपके पास जो BIO 0 में माल है, एग्जांपल जैसे मैंने अभी बोला कि आपके पास 500 पेटी है, आपने 500 पेटी मंगाई DIGO की, आप उसमें से 100 पेटी बेचना चाहते हैं, अपने BIO 1 में डालेंगे। उसकी आप ड्यूटी जमा करेंगे, पहले आप उसकी कस्टम ड्यूटी जमा करेंगे जो पोर्टल पे शो हो रही है। उसके बाद जो लोकल एक्साइज है, यहाँ की लोकल एक्साइज की ड्यूटी जमा करेंगे। लोकल एक्साइज की ड्यूटी जमा करने के बाद वो आपका जो लोकल एक्साइज है वो आपको उतने ही क्वांटिटी के होलोग्राम जनरेट करने के लिए आपको देगा।
आप उतने होलोग्राम जनरेट करेंगे, होलोग्राम उस पर पंच करेंगे और वो माल आप यूपी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बेचने के लिए तैयार हो। तो अभी जो मेरे को बात समझ में आई है, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना क्या, बात बहुत सिंप्लीफाइड है। अगर हम लोग देखें IMFL में ड्यूटी पे करके माल आ जाता है, बट यहाँ पे 2 बार ड्यूटी पे करनी पड़ रही है। एक बार भैया ने ड्यूटी पे किया कि एक एक्स ब्रांड मंगवाना है, तो कस्टम पे अपना PI जनरेट किया अनेक्स्टर के अकॉर्डिंगली और ट्रिपल ड्यूटी पे करी, कस्टम बॉन्ड की ड्यूटी पे करी और वहाँ पर माल मंगवा लिया। फिर उसके बाद स्टेट की ड्यूटी होती है, जिसको भैया ने बोला लोकल एक्साइज की ड्यूटी, तो वो स्टेट ड्यूटी जमा करवाई। उसके बाद स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, जो लोकल डिपार्टमेंट होगा आपके नोएडा या गाजियाबाद का, वो आपको होलोग्राम इशू करेगा, आप उसमें चिपकाएंगे और उसके बाद आप विद इन अ स्टेट माल बेच सकते हो। आप एक पर्टिकुलर जिले में नहीं माल बेचोगे, ऐसा ही है ना भैया? मतलब पूरे यूपी में आप काम कर सकते हो, मतलब पूरे यूपी की सभी दुकानों पे आप माल बेच सकते हो, या कैसा रहता है BIO 1 से? जो यूपी गवर्नमेंट ने आपको दे रखा है, यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत इजी और अच्छी पॉलिसी बना रखी है। यहाँ पे एक कंपोजिट शॉप है जिसमें आप बियर विस्की सब कुछ बेच सकते हैं। एक गवर्नमेंट ने शॉप बनाई है PR शॉप, जिसे प्रीमियम रिटेल शॉप बोलते हैं, और एक ऑन ट्रेड हो गया जिसे हम रेस्टोरेंट बोलते हैं। हम BIO 1 से या तो लोकल FL2, जिन्हें हम डोमेस्टिक FL2 वगैरह बोलते हैं, या तो वहाँ सप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्टली BIO जो है PR शॉप पे अप्लाई कर सकता है। क्योंकि PR शॉप पे डायरेक्टली की सुविधा गवर्नमेंट ने इसलिए दी है क्योंकि PR शॉप में एक फील आता है कस्टमर को फील आता है, तो उसे इजीली अवेलेबल हो जाए हर ब्रांड। तो डायरेक्टली बीच में जो चैन है वो उतना टाइम उसका ना इम्पैक्ट हो, तो डायरेक्टली सप्लाई के लिए उन्होंने ऑन ट्रेड को यानी रेस्टोरेंट को प्लस PR शॉप को आप डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोकल FL2, उसमें आप लोकल FL2 में दे सकते हैं, और लोकल FL2 में वो लोकल FL2 से माल जाएगा BIO 0 पे, सॉरी PR पे और ऑन ट्रेड में। ओके, तो मतलब कहानी ये हुई कि BIO 0 पे कस्टम बॉन्ड से माल आ गया, फिर BIO 0 से आपने ट्रांसफ़र किया BIO 1 में। बेसिकली वो एक होलसेल का काम कर रहे हैं। आप चाहो तो वहाँ से PR को भी माल बेच दोगे, 5 स्टार होटल्स को भी, और बड़े बड़े जितने भी होटल बार और क्लब्स हैं, लेकिन आप उनको कंपोजिट दुकान पे बिलिंग नहीं कर सकते। और आपको अगर कंपोजिट दुकान पे बिलिंग करनी है तो आपको होलसेल्स में माल बेचना पड़ेगा। तो BIO 1 से आप होलसेल माल बेचोगे। बट अगर पॉजिटिव साइन ये है कि होलसेल पे आप BIO 1 से ऑल यूपी बेच सकते हो। ओके, गवर्नमेंट ने ये बाउंडेशन नहीं दी है कि आप उसे केवल जिले में बेचोगे। हाँ, उन्होंने आपको पूरा यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है आप सभी में सप्लाई कर सकते हो होलसेल पर। मतलब BIO 1 से आप 75 के 75 जिले जो यूपी के हैं सभी में माल होलसेल्स को भी दे सकते हो, मॉडल शॉप्स को भी दे सकते हो, और PR को भी दे सकते हो, और होटल बार क्लब्स को भी दे सकते हो। लेकिन उसमें मार्जिन का भी तो डिफरेंस रहता होगा कि जो BIO 1 से अगर आप माल डायरेक्टली बेचोगे, तो जो BIO 1 से जब होलसेल बेचते हो तो होलसेल का कुछ मार्जिन रहता होगा आगे बेचने के लिए। जब हम बार को डायरेक्टली बिलिंग करते हैं, तो जो उसका मार्जिन है होलसेल का मार्जिन है, और जो वो हमें उस बार वालों को अपने पोर्टल पर उतनी ड्यूटी जमा करानी पड़ती है। वो ड्यूटी उसमें से माइनस होती रहती है। मतलब बेसिकली क्या है कि उसे सुविधा गवर्नमेंट ने दी है, उससे जो डिफरेंस अमाउंट है वो गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि जो मार्जिन था होलसेल वाला, वो मार्जिन सरकार ने अपने पास रख लिया। और अगर बार को भी ऑर्डर देना है ना, वो ऐसा फ़ोन करके ऑर्डर नहीं देगा, वो उसको अपने यूपी एक्साइज पोर्टल पर एक ID पासवर्ड मिला होगा, उस पर उसको इंडेंट लगाना होगा, ब्रांड का सिलेक्शन करना होगा, और ब्रांड का सिलेक्शन करने के बाद में उसको वो यूनिट एड्रेस भी डालना होगा किस यूनिट से माल मंगवाना है। मान लो कौन से, होलसेल से या BIO 1 से, तब वो माल आएगा। अगर BIO 1 से मंगवाएंगे तो होलसेल का मार्जिन 0 हो जाएगा, और वो जो मार्जिन है सरकार के खाते में जमा कराना पड़ेगा। अगर होलसेल से माल मंगवाएगा तो वो मार्जिन होलसेल वाला लेगा। ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। अब भैया अगर होलसेल का मार्जिन कितना % होता होगा ये इसमें? ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। अच्छा, हर ब्रांड का अलग मिनिमम टू मैक्सिमम कितना रहेगा? होलसेल का मार्जिन भैया 1% से लेकर 3% तक है होलसेल का मार्जिन। ओके, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। हर कंपनी का अलग अपना स्ट्रक्चर है, हर कंपनी के प्राइस सेगमेंट अलग है, उनका पोर्टफोलियो वाला। एक ही कंपनी की हम बात करते हैं, तो एक ही कंपनी का अगर हम पर्नो रिका की बात करते हैं, या डिजाइजो की बात करते हैं, या विलियम ग्रांड या बकार्डी की बात करते हैं, उनके पास मल्टीपल ब्रांड हैं। उनका मल्टीपल ब्रांड पे अलग अलग
मतलब ऐसा नहीं मार्जिन है। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी का फिक्स मार्जिन है, बट ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। अच्छा, ये क्या, अगर मान लो एक 5,000 रुपये का ब्रांड है तो उस पर हमें अगर 1% मिला तो मतलब 50 रुपये मिल गए होलसेल को, यही बात हुई। अगर कंपनी ने डिसाइड किया 1.5% 2% तो 2% के हिसाब से होता है। सिर्फ ये फिक्स मार्जिन होता है या होलसेल को इसके अलावा भी कोई रिबेट्स के तौर पे या प्राइमरी के तौर पे मोटिवेशनल कोई उनको दिया जाता है? भैया मोटिवेशनल पे गवर्नमेंट एक्साइज ने इस साल तो फाउंडेशन है, फाउंडेशन लगा इससे दिया। पहले क्या था? इससे पहले भैया कुछ वॉल्यूम सपोर्ट होता था, कुछ वॉल्यूम सपोर्ट, कुछ जैसे अब मैं बात करूं रेड लेबल की, तो रेड लेबल फास्ट मूविंग ब्रांड है। तो डीआईजीओ की बात करता हूं मैं, तो कि हम रेगुलर डीआईजीओ की बात कर रहे हैं, तो अब डीआईजीओ की बात करते हैं रेड लेबल पे एक कंपनी का तो ऑलरेडी उस पर फास्ट मूविंग ब्रांड है, तो कंपनी का इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता था। बट अगर बात करते हैं कि डीआईजीओ के और पोर्टफोलियो की, जैसे एग्जांपल तलिस्कर या और ब्रांड जिसका स्लो मूविंग है, तो कंपनी कहती है कि आप इतना वॉल्यूम करेंगे तो हम आपको एडिशनल सपोर्ट कर देंगे। तो कंपनी अपना एक बकेट बना लेती है, उसमें वो पूरा पोर्टफोलियो दे देती है, आपने इतना रेड लेबल उठाना है, इतना ब्लैक उठाना है, इतना ये उठाना है उसमें, बट कंपनी स्लो मूविंग ब्रांड को भी ऐड कर देती है ताकि वो ब्रांड प्रमोट हो। अच्छा, तभी वो मोटिवेशनल पैसा दे रही है, तभी वो मोटिवेशनल पैसा दे रही है। हाँ, ठीक बात। वो कितना परसेंट हो जाता होगा? 1% 2% के लगभग या ज़्यादा रहता है? ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है भैया वो। मिनिमम टू मैक्सिमम? मिनिमम वो 1% भी चला जाता है, 3% भी चला जाता है, 4% भी चला जाता है। अच्छा, तो 1 to 4% हाँ, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता तो है। वो एक अलग मार्जिन हो गया, 1 to 3% एक होलसेल मार्जिन लास्ट ईयर तक, लास्ट ईयर तक। लास्ट ईयर, हाँ, इस साल पॉलिसी में तो कुछ नहीं है, लास्ट ईयर। इस साल तो खैर गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है, होलसेल से जब आपने वो माल बेचा रिटेल पर, तो रिटेल वाले को भी सीधा इंडेंट लगाना पड़ेगा या वो फ़ोन करके आपको बता देगा? नहीं, रिटेल वाला अगर रिटेल को मैं डायरेक्टली माल दे ही नहीं सकता। मैंने भी आपको वो तो BIO 1 में आप है ना? हाँ। लेकिन BIO 1 से तो आपने होलसेल में माल दे दिया। मैं BIO 1 से होलसेल में माल दूंगा। हाँ। BIO 1 अपना पोर्टल पे इंडेंट पंच करेगा, वो सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट के बाद जो जो उसने अपना किया उसकी वो ड्यूटी जमा करेगा, मेरा पैसा BIO 1 का जो मेरा अमाउंट है वो मुझे ट्रांसफ़र करेगा। देन मैं उसके बाद जो भी मेरा लोकल प्रोसीजर है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उतनी ही होलोग्राम लगे, गवर्नमेंट ने मुझे 100 पेटी निकाली, 100 पेटी का होलोग्राम दे दिए, तो मैंने उसमें से उन्हें किसी होलसेल ने 25 का पंच करा, किसी ने 10 का, किसी ने 5 का, तो मैं वो उनके हिसाब से उनकी कंपनी के नाम पर पोर्टल पे अपने उनका पोर्टल पे डाल दूंगा कि ये ब्रांड एग्जांपल XYZ FL2 ने मुझसे लिया। वो अगर आप कभी स्कैनर करेंगे, QR कोड को QR स्कैन कोड करेंगे, को स्कैन होलोग्राम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो उस FL2 का वो आपको अपलोड होकर दिखेगा। हाँ, वो तो एक हम लोगों ने बताया था व्यूअर्स को, एक वीडियो बनानी भी है जिसमें वो QR कोड स्कैन करते हैं तो पूरी सेल दिखाती है, पूरी चेन की कहाँ पूरी से चैन आ बिल हुई। जाती है उसमें, पूरी चैन आ तो वो जाती मतलब किस दिन माल बना, किस दिन माल वो कंपनी से बिल हुआ होलसेल पे, किस BIO 1 पर है, किस होलसेल पे गया, किस रिटेल पे गया, वो सब कुछ आ है, जाएगा। सब कुछ आता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है भैया, अब हम लोग आगे का पार्ट शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इज इन्वेस्टमेंट पार्ट। मान लो मेरे को BIO 0 और BIO 1 लेना पड़ेगा इम्पोर्टेड काम करने के लिए, क्या मैं BIO 0 से भी काम कर सकता हूँ क्या अकेला? नहीं, केवल BIO 0 से आप अदर स्टेट में काम कर सकते हैं, यूपी में काम नहीं कर सकता? यूपी में काम नहीं तो कर मुझे BIO 1 लेना ही पड़ेगा। सकते। अगर आपने यूपी में काम करना है तो BIO 0 और BIO 1 लेना है मेरे को। सबसे पहले उसके लिए कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है यूपी में? आपने अगर जो मैंने जैसे बताया कि आपको गवर्नमेंट पोर्टल पे सब कुछ उगदा है, जब आप BIO 0 लेते हो तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है, वो IC कोड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जिस भी फर्म के नाम पे लेना चाहते हो। उसके अलावा एक कस्टम बॉन्ड होता है। अगर आपने अपना कस्टम बॉन्ड ले रखा है या किसी का भी कस्टम बॉन्ड ले रखा है तो आपने उसमें एक स्पेस लेना होता है। वो कस्टम बॉन्ड आपको ऑथराइज करेगा कि मैं XYZ कंपनी को ऑथराइज कर रहा हूँ माल रखने के लिए, क्योंकि आप डायरेक्टली माल नहीं बेच सकते, आपको बीच में एक चैनल चाहिए, कस्टम बॉन्ड चाहिए। उस कस्टम बॉन्ड के लिए आपको वो स्पेस जनरेट करेगा। एग्जांपल 1000 स्क्वायर फीट उन्होंने आपको जनरेट कर दिया, तो वो उनका आपका पर्सनल है कि वो आपको 100 रुपये के हिसाब से देते हैं, 80 रुपये के हिसाब से देते हैं, कि वो आपका पर्सनल चीज़ है। ठीक बात, ठीक है ना, वो आपको स्पेस दे देंगे। आपका जो DIGO से माल आएगा, बिलिंग वो आपके नाम पे होगी, बट वो स्पेस उनका नाम पे है। जैसे एग्जांपल XYZ कंपनी के नाम पे बिलिंग हुई, बट उसमें लिखा होगा केयर ऑफ उस कस्टम का नाम। ओके, तो कस्टम बॉन्ड को ही वो पैसा बियर करना पड़ता है? नहीं, वो पैसा बियर करना होता है XYZ कंपनी को, जो फर्म है। ओके, बट आप कस्टम ने आपको स्पेस दिया है, उस कस्टम ने आपको अच्छा, मतलब एक आपका कस्टम बॉन्ड है और मैंने कंपनी खोली, तो मैं वो बॉन्ड खोल रहा हूँ और आपसे स्पेस ले रहा हूँ, तो वो केयर ऑफ में आपकी कंपनी का नाम आएगा। ओके, ये वाला पॉइंट हुआ। वो और कस्टम का केयर ऑफ है। आप मुझे मतलब लीगलाइज वे में ऑथराइज कर रहे हो कि मैं
आप मुझे अपना स्पेस दे रहे हो ना, तो आप लीगलाइज वे में मेरे को ऑथराइज वो लीगलाइज इसलिए हो रहा है कि कस्टम में आपने 100 पेटी रखी, आपको यूपी में 25 पेटी बेचनी है। अभी इनिशियली आपको हर चीज़ का एक बैकग्राउंड है, हर चीज़ का व्यापार का एक नियम है कि मेरे पास आज इतना पैसा है तो उसके हिसाब से धंधा करना है। ठीक बात। आपको अभी लगता है कि इनिशियली आपके पास 25 पेटी का पैसा है, ठीक है, तो आप उसकी कस्टम ड्यूटी जमा करेंगे। हाँ, जब कस्टम ड्यूटी जमा करेंगे उसके बाद उसकी एक्साइज ड्यूटी जमा करेंगे, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट उन्हें प्रोवाइड करेंगे कस्टम बोर्ड वाले को। जब कस्टम बोर्ड वालों को आप सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे तब वो आपको 25 पेटी आपकी रिलीज करेगा। ओके। जो आपने एक्साइज ड्यूटी जमा करी, जब उन्होंने आपको 25 पेटी रिलीज करी, वो 25 पेटी आपके BIO 1 में आ जाएगी। उस एक्साइज परमिट के हिसाब से आपको बारकोड जनरेट हो जाएंगे, जिसे हमने होलोग्राम बोला था अभी थोड़ी देर पहले। वो बारकोड जनरेट हो जाएंगे, और बारकोड जनरेट होने के बाद वो 25 पेटी आपकी BIO 1 में आ जाएगी। ओके, तो पॉइंट ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट में अगर 25 पेटी के आपके पास पैसे हैं तो 25 पेटी का काम भी किया जा सकता है। तो वो 25 पेटी के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी? ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता भैया। मतलब मिनिमम, मान लीजिए मैं मिनिमम कहता हूँ, जिसमें हम रेड लेवल की बात कर रहे हैं बहुत देर से, तो उसकी ड्यूटी एग्जाम्पल अगर हमारी कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल मान लीजिए 300 रुपये से 350 रुपये होती है पर बोतल। ओके, पर बोतल। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो पेरेंट कंपनी का CIF है, हाँ, कॉस्ट इंश्योरेंस रेट, जो CIF है उसका 150% उसकी ड्यूटी। 150%? 150%। CIF वैल्यू वैसे कितनी है रेड लेवल की? वो ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग कितनी होगी लगभग की? रेड लेवल की 200 कुछ रुपये है। ओके, 200 कुछ रुपये। मतलब 200 रुपये की बोतल है वो, और बिकती कितने की है? यूपी में जो उसकी MRP आई थिंक 1800 समथिंग है। मतलब 200 रुपये की बोतल जो मतलब कंपनी को पड़ रही है, और उसमें मार्जिन भी इंक्लूड है अभी कंपनी का। मैं इसमें CIF की बात करूँ, एग्जाम्पल में 200 से 350 तक है। अभी मैंने चेक नहीं करा, मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। क्योंकि हर ब्रांड की अलग अलग ड्यूटी है, अलग अलग CIF है, बट उस CIF पर 150% उसकी कस्टम ड्यूटी होती है। एग्जाम्पल किसी ब्रांड का हम बात करते हैं 300 रुपये उसकी CIF है, तो उसकी 300 का 150% उसकी ड्यूटी है। ओके, तो 150% कितना हो गया 300 का? 300 का 150% हो गया आई थिंक 450 रुपये। 450 रुपये, तो 750 रुपये तो यही हो गए जी। तो 300 रुपये पे 450 रुपये कस्टम ड्यूटी है। उसके बाद भी हम कस्टम ड्यूटी जमा करी, कस्टम ड्यूटी जमा करी, उसके बाद जो लोकल एक्साइज है, लोकल एक्साइज ने अपना एक ग्राफ बना रखा है कि 0 से 600 रुपये से लेकर इतनी ड्यूटी, 600 से अबाउ इतनी ड्यूटी। वो कितनी ड्यूटी होगी लगभग भैया? भैया वो अलग अलग वैरी कर रखा है। जैसे कस्टम ने कर रखा है 0 से 600 रुपये, आई थिंक 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक एक एग्जाम्पल है। और उससे ऊपर आप 1000 से ऊपर जाओगे तो उसकी अलग वो है कॉस्ट। वो इन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर पूरा डिसाइड कर रखा है गवर्नमेंट ने। वो आप जब उसमें पोर्टल पे जाओगे तो ऑटोमेटिक शो कर जाता है। अच्छा, तो आप उसमें ड्यूटी जब जमा करते हैं, दोनों ड्यूटी जमा कर देंगे, उसका होलोग्राम जनरेट करेंगे, तब उसके बाद आप BIO 1 में माल बेचने के लिए तैयार हैं। तो किस MRP में बिकती है? रिटेल का मार्जिन क्या है, होलसेल का मार्जिन क्या है? बेसिकली CIF का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कॉस्ट कंपनी की, पेरेंट कंपनी की। मान लो रेड लेबल DIGO से बिलोंग करती है, तो DIGO की कॉस्ट उसको बनाने की, बॉटल की, लेबल की, कैप हो गई, अंदर का स्पिरिट हो गया जो लिक्विड है अंदर। ओके, प्लस उसका पेरेंट कंपनी से इंडिया में आने तक का इंश्योरेंस। अच्छा, प्लस उसका जो एक्चुअल फ्रेट आता है वो। अच्छा, मतलब वहाँ से आने का यहाँ पे जो भी पोर्ट का खर्चा आएगा। ओके, बाय शिप। नेक्स्ट, दिस इज द CIF वैल्यू बन गई। कितनी है वो रेड लेबल की? रेड लेबल की CIF जो है वो 227 रुपये कुछ पैसे है। कितने पैसे एग्जैक्ट फिर भी बात करें तो? एग्जैक्ट बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, तो एग्जैक्ट पूरा 227 रुपये। अच्छा, पूरा 227 रुपये। ओके, नेक्स्ट उसके ऊपर क्या लगता है फिर? उसके बाद पेरेंट कंपनी, जो पेरेंट कंपनी, जैसे एग्जाम्पल हम DIGO की बात कर देते, पेरेंट कंपनी के जो एक्चुअल खर्चे हैं, जो कस्टम के खर्चे हैं, एम्प्लॉयज़ खर्चे हैं, रजिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, उसे हम बोलते हैं यूपी में कस्टम बॉन्ड हैंडलिंग चार्ज। अच्छा, तो कंपनी ने उस हेड का नाम दे रखा है कस्टम बॉन्ड हैंडलिंग चार्जेस। वो कितने होते हैं? वो कंपनी का अपना अपना वेरी करता है। जो एक्चुअल कंपनी का जो खर्चा आता है कंपनी उसे ही लेती है। फिर भी लगभग कितना आता होगा? डिपेंड करता है कंपनी का। कुछ कंपनियां 100% में उनका काम हो जाता है, उसमें 150% में, कुछ का 250% में होता है CIF का। अच्छा, तो जो उनका एक्चुअल CIF होता है
उसका जो जितना वो खर्चा आता उसको कस्टम बॉन्ड हैंडलिंग चार्ज लेते हैं। तो कस्टम बॉन्ड के खर्चे आ गए, लोगों की सैलरीज आ गई, उन लोगों के भी खर्चे आ गए, कंपनी के पेरेंट कंपनी के खर्चे आ गए, और यहाँ तक आपके पास जो भी वो सिस्टम बैठ रहा है उन सबके खर्चे आगे से उनका मार्जिन नहीं है, मार्जिन उन्होंने कॉस्ट में इंक्लूड कर रखा है। कॉस्ट में इंक्लूड कर रखा है। ठीक बात। ये कितना होगा लगभग भैया रेड लेबल में? रेड लेबल का बनता है 319 रुपये 32 पैसे। 319 रुपये 32 पैसे ये एक्स बॉन्ड के चार्जेस ले लिए उन्होंने, CIF के ऊपर लगा दिए उन्होंने। तो CIF 227 रुपये। एक्स बॉन्ड बेसिकली हो गया कंपनी का अपना मार्जिन, हाँ, खर्चे, हाँ, प्लस CIF। ओके ओके। तो अगर हम बात करते हैं कि रेड लेबल की हम बात करते हैं तो रेड लेबल का जो एक्स कस्टम बॉन्ड है, हाँ, वो 546 रुपये 32 पैसे है। मतलब वो दोनों हेड्स को जोड़ दिया, दोनों हेड्स को आपने। एक तो वो CIF को जोड़ दिया, किसके साथ में? जो कस्टम बॉन्ड के जो खर्चे थे उसके साथ में। तो कस्टम बॉन्ड एक्सपेंसेस प्लस CIF कर देंगे तो एक्स कस्टम बॉन्ड आ गया। बिल्कुल एक्स कस्टम बॉन्ड आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद जो यूपी ने जो ड्यूटी लगा रखी है, यूपी की ड्यूटी हो है, जैसे एक कैटेगरी दे रखी है यूपी एक्साइज ने अपनी यूपी की ड्यूटी की। पेज नंबर 36 पे एक्साइज पॉलिसी 2026-27 में एक कैटेगरी वाइज EDP वाइज, जैसे CIF होती है ऐसे IMFL में EDP होती है। तो इम्पोर्टेड के अंदर BIO में CIF वैल्यू की कैटेगरी वाइज मेंशन है कि 0 से 600। कस्टम बॉन्ड वैल्यू, अच्छा, एक्स कस्टम बॉन्ड वैल्यू, सॉरी, एक्स कस्टम बॉन्ड वैल्यू की कैटेगरी वाइज दे रखी है। तो एक्स कस्टम बॉन्ड 0 से 600 के बीच में अगर कोई है तो उस पर 400 रुपये प्लस 40% एक्स कस्टम बॉन्ड की ड्यूटी पे करनी होगी, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो ये एक्साइज ड्यूटी 400 रुपये प्लस 218 रुपये 62 पैसे बैठती है। तो 618 रुपये 62 पैसे जॉनी वॉकर रेड लेबल पर एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। फिर एक्साइज ड्यूटी के ऊपर एडिशनल ड्यूटी है। एक्साइज ड्यूटी के बाद फिर हम इसमें आता है कस्टम ड्यूटी का पार्ट। कस्टम ड्यूटी, अच्छा, वो कितनी आ जाती है? कस्टम ड्यूटी हमने बताया था आपको CIF का 150%। CIF का 150%, जो CIF हमारी 227 रुपये मैंने आपको बताया था। हाँ, तो उसका 150% होगा। हाँ, अब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम रेड लेवल की बात करते हैं तो उसका बनता है 340 रुपये 50 पैसे। 340 रुपये 50 पैसे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हेड? उसके बाद जो यूपी एक्साइज है उसने एक एडिशनल ड्यूटी लगा रखी है। तो हम रेड लेवल की बात करते हैं, रेड लेवल की जो ड्यूटी है एडिशनल ड्यूटी वो 8 रुपये 64 पैसे है। वो तो इसलिए हुआ ना क्योंकि वो उसको राउंड ऑफ करने के लिए उन्होंने एडिशनल ड्यूटी लगा दी, कॉस्ट को राउंड ऑफ करने के लिए। तो अगर हम उस चीज़ को करते हैं, अगर हम कस्टम ड्यूटी प्लस एक्साइज ड्यूटी, हाँ, सब कुछ कैलकुलेट करते हैं तो उसका होलसेल की लैंडिंग आ जाती है। वो कितनी आ जाती है? वो आ जाती है 1505 रुपये 35 पैसे। अच्छा, तो आपने BIO 1 ने होलसेल को बिलिंग करी 1505 रुपये 32 पैसे में। हाँ जी, जो आप कैलकुलेशन करेंगे जो कॉस्ट कार्ड में इंक्लूड है। हाँ, ओके। आप कैलकुलेशन देखेंगे, जो कॉस्ट कार्ड अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा वो आप आराम से देखेंगे और हमारी बातचीत चलती रहेगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यार ये किस तरीके से बाइफिकेशन रहती है। नेक्स्ट, उसके बाद आती है लैंडिंग कॉस्ट टू रिटेलर। तो गवर्नमेंट ने लैंडिंग कॉस्ट टू रिटेलर दे रखा है वो 1526 रुपये समथिंग पैसे दे रखा है। तो हम बात करते हैं तो 21 रुपये 38 पैसे का मार्जिन आता पर बोतल रेड लेवल का, होलसेल का, रिटेल का। अच्छा, रिटेल का 21 रुपये का मार्जिन है बस? नहीं, वो तो होलसेल मार्जिन होगा ना। नहीं, होलसेल मार्जिन है 21 रुपये 38 पैसे। 21 रुपये 38 पैसे होलसेल मार्जिन है। रिटेल का क्या मार्जिन होगा फिर? रिटेल का जो मार्जिन है वो 144 रुपये 63 पैसे है एज पर कॉस्ट कार्ड। एज पर कॉस्ट कार्ड यही मार्जिन होता है या इसके ऊपर भी कुछ मिल जाता है उन लोगों को कोई मोटिवेशन करने के लिए? लास्ट ईयर तक कंपनी का कुछ सपोर्ट होता था, हाँ, बट अब गवर्नमेंट का पूरा ही वो है, फोकस ये है कि आप कोई भी प्रॉब्लम ना दें, हाँ, किसी भी प्रकार की स्कीम ना दें, हाँ, 2026-27 से। हाँ, तो जो एक्चुअल लैंडिंग है उनकी वही लैंडिंग है एक्चुअल लैंडिंग। ओके, तो मतलब मार्जिन बहुत कम हो गया, पहले से रिस्ट्रिक्ट हो गया। पहले कितना हो जाता था? 144 और 63 पैसे के ऊपर पहले भी ऑलमोस्ट सेम ही मार्जिन था, बट पहले क्या होता था, पहले वॉल्यूम बेस पे रिटेलर को कुछ सपोर्ट मिल जाता था, 50 रुपये और मिल जाते होंगे पर बोतल सपोर्ट मिल जाता था उन्हें, रिटेल बेस पे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता था। जिसकी जितनी कंजप्शन है सेल करने की उसे उतना बेनिफिट मिल जाता था। कुछ स्मार्ट लोग हैं जिन्होंने अच्छी दुकानें बना रखी हैं, ये वॉकिंग दुकान बना रखी है, PR शॉप बना रखी है, वो वॉल्यूम गेम भी कर लेते थे। ओके, वो कुछ ब्रांड को ज़्यादा प्रमोट करते थे तो कि उन्हें एडिशनल कुछ सपोर्ट मिल जाए। ओके, तो ये हम लोगों ने रेड लेबल का तो समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए। भैया ने बताया 10 लाख रुपए की लाइसेंस फीस है। BIO 0 की है भैया या BIO 1 की है? BIO 1 BIO 1 की।
BIO 0 के लिए लैंड लेने की जरूरत नहीं है रेंट पर, क्योंकि वो आप किसी और के ज़मीन को भी आप शेयरिंग बेसिस पे रेंट पे ले सकते हैं। तो भैया का अगर कोई कस्टम बॉन्ड है और मैं अगर बिजनेस करना चाहूँ तो उसमें से मैं कुछ स्क्वायर फीट का एरिया रेंट पे ले सकता हूँ, कस्टम बॉन्ड में माल रखने के लिए। कस्टम बॉन्ड पे माल रखने के लिए भैया के, और वो चलेगा मेरे नाम से, लेकिन केयर ऑफ में भैया का नाम आएगा, भैया की कंपनी का नाम और मेरी कंपनी का नाम वैसे मेन पर रहेगा, केयर ऑफ में भैया की क्योंकि कंपनी। आप मेरा जो मैं जो आपका वेयर हाउस यूज कर रहा हूँ, हाँ। उसका एक XYZ जो भी नाम होगा, हाँ। जो कस्टम दे रही है माल, हाँ। वो बिलिंग तो मेरे नाम पे इशू कर रही हाँ। है, बट वो किस कस्टम को दे रही है, वो कितना रेंट रहता होगा भैया लगा? भैया वो डिपेंड टू वेरी करता है। फिर भी मिनिमम कुछ 80 रुपए ले लेते हैं, कुछ 100 रुपए स्क्वायर फीट ले लेते हैं, अलग अलग सिस्टम है। अच्छा, अगर मैंने 100 स्क्वायर फीट लिया तो वो 10,000 वॉल्यूम बेस पे महीने का काम, मिनिमम 10 रुपये, मतलब 10,000 रुपये तो है ही। डिपेंड करता है, 10,000 रुपये नहीं बैठता, वो डिपेंड करता है। आपने 100 लिया तो आपका एग्जाम्पल 1000 स्क्वायर फीट लिया तो आपका ऑलमोस्ट लाख रुपए के आसपास बैठ जाता है। मतलब लाख रुपये मतलब उसका रेंट मान के चले कस्टम बॉन्ड का BIO 0 उसमें का। आप मल्टीपल ब्रांड रख सकते हो। मल्टीपल ब्रांड्स रख लिए। फिर उसके बाद BIO 0 से BIO 1 के लिए कहाँ लेना पड़ेगा प्रीमाइस? वो अलग प्रीमाइस वो रहेगा? आपको अलग प्रीमाइसेस लेना पड़ेगा। हाँ। उसके लिए आपको जो जितनी भी लीगल वो है, जो लोकल एक्साइज है, वो आपको सपोर्ट करेगी। जो आप गोदाम लेंगे पोर्टल पे अपलोड करेंगे सारा कुछ। इस आपके क्षेत्र के जो एक्साइज इंस्पेक्टर जी हैं, वो वहाँ पे आएंगे, उसका सर्वे करेंगे। उसके आसपास कोई मंदिर मस्जिद या किसी भी प्रकार की कितनी दूरी तक नहीं होना चाहिए? 100-150 मीटर होगा? वो उसका डिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। अच्छा, सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। नहीं, वो मंदिर मस्जिद कितनी दूर होना चाहिए? वो जो है वो 100 मीटर की दूरी तक। ओके, तो वो जो भी रहता होगा वो क्राइटेरिया एक बारी वो तो पॉलिसी में मेंशन है ही। अच्छा, दूसरा पॉइंट है भैया, आपने वो लैंड एक चीज़ मिस कर दी हमने लोगों ने, जो हम इसमें जो ड्यूटी बता रहे थे 8 रुपये 64 पैसे एडिशनल ड्यूटी, उसके अलावा एक ड्यूटी और लगती है, स्पेशल कंसिडरेशन फीस काउसेस जो पहले होता था। 200, हाँ कितना है वो? 200 प्लस 30 रुपये, 230 रुपये। ओके, रेड लेवल। तो मतलब वो 1910 रुपये की MRP का माल जो है बेसिकली 227 रुपये का माल था, जो कि 1910 में बिका। ये पॉइंट हो गया। CIF 227, CIF 227। उसके बाद एक्स बॉन्ड वाले खर्चे वो अलग है, कस्टम बॉन्ड के जो खर्चे थे वो 546 रुपये 62 पैसे जो आपने बताया। प्लस ड्यूटी, हाँ, कस्टम ड्यूटी प्लस एक्साइज ड्यूटी, हाँ, प्लस लोकल ड्यूटी। ठीक है। तो मतलब अगर हम लोग मान लें कि 227 रुपये वाला माल 1910 में बिक रहा है, तो रिमेनिंग इज द ड्यूटी और कुछ नहीं है। और इसी में आप लोग का मार्जिन भी दे रखा है, होलसेल का मार्जिन भी है और रिटेल मार्जिन भी है। ओके, अब एक बात बताइए भैया, जैसे आपने अभी इन्वेस्टमेंट वाली बात चली रही है हमारी, तो मैंने वो 1 लाख रुपए रेंट पे BIO 0 ले लिया। BIO 0 का लाइसेंस फीस कितने की है? अगर हम BIO 1 लेते हैं तो BIO 0 फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, BIO 1 का फिर लाइसेंस क्या है? BIO 1 का जो लाइसेंस है वो 10 लाख रुपए है। उसके साथ BIO 0 ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है, तो भी आप यूपी में माल बेचने के लिए ले रहे हैं। तो 0 का कोई लाइसेंस फीस नहीं है? BIO 0 की लाइसेंस फीस है 50,000 रुपये, अगर आप केवल BIO 0 लेते हो। ओके, क्योंकि आप अदर स्टेट में काम नहीं करना चाहते, यूपी स्टेट में काम नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि आप यूपी में अपना माल रख के अदर स्टेट में बेचो, तो 50,000 पे है। वो 50,000 भी गवर्नमेंट ने इसलिए लिया है कि वो आपको पोर्टल पे अपलोड है। आपने 500 पेटी ली, यूपी में 500 पेटी रखी, आपने 300 पेटी आपने हरियाणा बेच दी, उत्तराखंड बेच दी, किसी भी स्टेट में बेच दी, ठीक तो बात। आपका पोर्टल पे वो शो हो गई कि आपने वो 300 पेटी बेची, 500 में से 300 उस स्टेट में बेची और 200 आपके पास बची हुई है, वो पोर्टल पे अपलोड है सारा। ठीक बात। वो सब कुछ पोर्टल पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर रखा ठीक है, बात। जो पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ पोर्टल पे डाल रखी है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब हम लोगों ने बात समझी कि लाइसेंस फीस कुछ नहीं है, अगर आप BIO 1 लेते हो तो 10 लाख रुपए का ही खर्चा है, उसके ऊपर 1 लाख रुपए आपका सिक्योरिटी मनी भी जाती होगी। 5 लाख रुपए उस पर, 5 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी। प्रोसेसिंग फीस के नाम पे कुछ लेते हैं? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपये प्रोसेसिंग फीस। उसके अलावा भी कोई फीस आती है? उसके अलावा कोई एक्साइज के कुछ खर्चे नहीं है। तो वो तो FD हो गई 5 लाख रुपए को, तो हमें पैसे रिफंडेबल है, वो तो मिल ही जाएंगे। तो 1.5 लाख एक खर्चा आया और 10 लाख एक 11.5 लाख रुपए का एक खर्चा आया, और जो लैंड हम लोगों ने रेंट पे ली वो भी लाख रुपए महीने का खर्चा आ गया BIO 1 का। वो डिपेंड करता है आप कितने स्क्वायर फीट लेते हो। मान लो अगर मिनिमम से आपने मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट ली तो आपका लाख के आसपास आ जाता है। हाँ, तो लाख रुपए खर्चा आ गया महीने का, तो मतलब साल का हो गया 12 लाख रुपए। 12 और 10 22, 22 और 1.5 23 लाख रुपए का खर्चा ही हो गया। बिजली पानी का क्या खर्चा आता था? बिजली पानी का भैया प्रमाइसिस जो आपको कस्टम बॉन्ड में तो कोई खर्चा देना नहीं बिजली पानी का, क्योंकि वो आप रेंट में पे कर रहे हो, सब कुछ उसमें आ गया। जो आप अपना ऑफिस खोलते हो, जिसे BIO 1 हम बार बात कर रहे हैं BIO 1,
उसमें जो खर्चा आता है बिजली पानी का, आपने एक अकाउंटेंट रखना, एक एक्साइज का पार्ट रखना, प्लस खुद काम देखना, क्योंकि बीआईयू में आप पढ़ा लिखा बंदा ही काम करता है, उसे खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो आपको मैं मैक्सिमम बोलता हूँ कि आपको एक अच्छा अकाउंटेंट 25,000 रुपये मिल जाता है, और एक अच्छा आपको एक्साइज का बंदा 20 से 25,000 रुपये में मिल जाता है। ओके, जो आपको वेरी गुड जॉब करता है, जो एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट एक्साइज रूल के हिसाब से काम कर सकता है। सैलरीज में कितना खर्चा आ जाता होगा? सैलरीज में आप लगा लीजिए, तो टोटल एक्सपेंस बैठते हैं आपके, वो लाख रुपये में इंक्लूड हो जाते हैं, और बिजली पानी सब मिला कर? सब मिला के लाख तो 12 लाख रुपए ये हो गया। तो मतलब ये मान के चलो कि 35.5 लाख रुपए का टोटल नेट खर्चा आया। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और वही हम बात कर रहे थे जो आपने पूछा था। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन, आपने एक सवाल पूछा था कि BIU G1 जो है हम पास में लेंगे, तो मैंने आपको आंसर दिया था कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी ले सकते हैं, बट हम उसके नियरेस्ट इसलिए लेना चाहते हैं तो हमारा फ्रेट हमारा मिनिमम लगे, तो जीरो के पास में ही होना हम जीरो के पास में ही लेना चाहते हैं। ठीक है, कोशिश होती है, बट किसी का अपना प्रमाइसिस है, तो आदमी कहता है मेरा रेंट बचेगा तो चलिए मैं उसमें एडजस्टमेंट कर लूँगा। ठीक बात, ठीक बात। जो पास में आप बता रहे थे भैया, क्या था वो? पास में ही बता रहा था कि पास में हमें इसलिए लेना चाहिए कि हमारा जो फ्रेट कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाती है। ओके, इसलिए हम पास में लेते हैं, क्योंकि हम अगर उसमें ऐसा तो है नहीं कि हम 500 पेटी एक बार मंगाते हैं, क्योंकि हम पे वेरी करता है, डिपेंड करता है कि हम आज 50 पेटी का इंडेंट लगाते हैं, क्योंकि हमें कस्टम ड्यूटी भी पे करनी है, एक्साइज ड्यूटी भी पे करनी है। अगर हम कस्टम बोर्ड से 50 पेटी रेस करते हैं तो हम जो फ्रेट बनता है वो हमारा अमाउंट होता है। हम चाहते हैं मिनिमम से मिनिमम है, तो पास में अगर रहेगा तो हमारा जो ट्रांसपोर्टर है वो एक मिनिमम कॉस्ट लेगा, जो हमारे एक कॉस्ट का पार्ट होता है, इसलिए हम पास में लेना चाहते हैं। अच्छा, बेसिकली वो आपको कॉस्ट इनकर पड़ती है, वो आप आगे से ले नहीं पाते हो, तो वो आपको महंगा पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ देखते हुए आपको कवर करने के लिए पास में लेना ज़रूरी है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है भैया, ये फिर भी कितना खर्चा, मान लें कि अगर आप मान लो साल में 10,000 पेटी का बिजनेस कर रहे हो, तो कितना पर पेटी इम्पैक्ट पड़ता होगा? 10 रुपये पेटी या ज़्यादा? नहीं, मैक्सिमम 10 बता रहे हैं आप, ये मैक्सिमम साइड है। हम ओवरऑल काउंट करते हैं तो हम 8 से लेकर 15 रुपये तक बैठता है। अच्छा, तो हम लोग एक एवरेज मान लेते हैं 12-13 रुपये की, तो 12 रुपये की एवरेज मान लें 10,000 का धंधा किया तो आपका 12 लाख रुपये का ये भी आपका एक नेट, सॉरी 1,20,000 रुपये की आपका नेट एक्सपेंस ये भी पड़ेगा। तो ये भी अगर हम लोग कॉस्ट में ऐड कर लें तो वही 36,70,000 रुपये हो गए। अब आपकी कमाई क्या होगी BIU1 में? BIU1 में जो हमने कंपनी ने दे रखा है, जैसे कुछ कंपनियों ने हमें मार्जिन दे रखे हैं BIU1 का। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझिए कि यूपी गवर्नमेंट ने आपको 36 लाख रुपए में, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है 36 से 40 लाख के बीच में, आपको 75 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं काम करने के लिए। ठीक बात है जी। ये आपके लिए बहुत, किसी भी बिजनेस में अगर आप काम करेंगे, आप पूरे स्टेट में काम करेंगे और वो भी लीगल जैसा बिजनेस करेंगे, तो 40 लाख में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक बात। तो ये यूपी एक्साइज ने बहुत अच्छी पहल करी है, जो आपको इम्पोर्टेड बिजनेस करने के लिए इतना बड़ा आपको चैलेंज ना देके एक इजीली अप्रोच आपके लिए करी है। ओके, तो 40 लाख रुपए तो मिनिमम खर्चे हैं बेसिकली, ये तो नॉन रिफंडेबल वाले हो गए। इसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट शुरू होता है कि आपने धंधा करने के लिए 10,000 पेटी बेचनी, तो महीने के अंदर आप कम से कम 800 पेटी बेचोगे। 800 साढ़े 800 पेटी बेचने के लिए आपको ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी की इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो कितनी होगी? लगभग 50 लाख, 1 करोड़ या 75 लाख में कमा। मैंने आपको बताया कि जिसकी CIF 227 रुपये है, उसकी ड्यूटी 300 समथिंग रुपये बैठती है, 47 रुपये बैठती है। ठीक है। सेम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिसकी 0 से 600 रुपये होता है, उसका 400 रुपये प्लस 40% होता है। हाँ, अगर आप 10,000 पेटी करते हैं, हाँ, तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। वो तो था 618 रुपये 62 पैसे प्लस वो 340 रुपये कुछ था, तो लगभग 1,000 रुपये बैठ गए। उसके अलावा एडिशनल ड्यूटी भी होती होगी और स्पेशल कन्वीनियंस फीस भी होगी, तो वो लगभग 1,300 रुपये के आसपास बैठ गई। तो 1,300 रुपये बहुत मिनिमम से मिनिमम ले, 1,000 पेटी भी ले लें तो हम लोग को मतलब 13 लाख रुपये का धंधा, 13 लाख रुपये तो नहीं, 1,300 और 1,000 मतलब 1 करोड़ 30 लाख रुपये, सॉरी, है ना, 1 करोड़ 30 लाख रुपये हमें चाहिए बिजनेस करने के लिए। बट वो पूरे साल की भी, महीने का टर्नओवर घूमेगा ना उससे, अब फिर वही पैसा रोटेट होता रहेगा। क्या इसमें पैसा फंस जाता है? नहीं, मतलब कैश एंड कैरी भी होता है या कैसे होता है ये धंधा? गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है कि पहले नॉर्मली आदमी कॉल करता था कि मुझे इतनी पेटी चाहिए, तो BIU1 उसे अपना डिस्पैच कर देता था। बट यूपी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, यूपी गवर्नमेंट ने सब कुछ पोर्टल पर डाल रखा है। तो अब जितने भी व्यापारी हैं, चाहे वो FLT के हों,
चाहे वो PR शॉप के हो, सब एजुकेटेड पर्सन है। तो एजुकेटेड पर्सन सब जानते हैं कि अगर हम पैसा नहीं देंगे तो पोर्टल पे हमारे शो करेगा कि ये ब्रांड यहाँ से लिया, प्लस बिलिंग होगी। तो यूपी की बात कर रहे हैं तो हम 80% सेफ साइड में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे BIO के बिजनेस में सब एजुकेटेड पर्सन है, तो कोई किसी का पैसा नहीं मांगता, तो सेफ साइड है। ओके, तो उधार जाता है किसी भी बेसिकली। बिजनेस में हम काम करते हैं तो माइनस प्लस तो रहता ही है। ठीक बात, बट कितना फिर भी जो उधार जाता है वो कितना रुपए होता होगा लगभग? अब तो गवर्नमेंट ने इस साल से तो बिल्कुल, तो मतलब कैश एंड कैरी का बिजनेस इस है। साल से तो ओके, ये तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया काम काम हो गया। गवर्नमेंट ने नए व्यापारियों को, हर व्यापारी काम करे इसलिए सुविधा उपलब्ध कराई है कैश एंड कैरी। ओके, पहले क्या होता था कि एक बड़ा व्यापारी से आदमी काम करता था, जब बड़े व्यापारी से काम करता था तो एक छोटा व्यापारी सोचता था मैं लीकर ट्रेड में ना जाऊँ। आज लीकर ट्रेड में एक आदमी जाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसे पता है मेरा पैसा सेफ है, क्योंकि पोर्टल पे ने सब कुछ दे रखा है कि आपने कैश एंड कैरी का धंधा करना है, तो पता है कि मैंने डिस्पैच करना है, उससे पहले मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ओके, तो मतलब पहले पैसा आएगा फिर आप माल डिस्पैच करोगे। ये तो बहुत ही बढ़िया धंधा हो गया, पैसा जीरो इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो ये अब तो फास्ट रोटेट जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। इसमें मेन चीज़ क्या है कि एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल पर्सन बेचते हैं, इसमें मेन चीज़ आती है सर्विसेज की। ओके, जो जितनी अच्छी सर्विसेज देगा उतना अच्छा उसका बिजनेस रन करेगा। हाँ, ऑब्वियसली कि BIO 1 बहुत सारे हो गए, तो बहुत सारे लोग बाकी रेड लेवल बेच रहे हैं, ब्लैक लेवल बेच रहे हैं और बियर बेच रहे हैं इंपोर्टेड। तो अब सर्विस कौन फास्ट दे रहा है और कौन सबसे बेहतर दे रहा है, उसका काम है। ओके, ये सर्विसेज ही रहती हैं या इसके अलावा भी कोई और अट्रैक्शन रहती है कि भैया ये भी साथ में मिलेगा? पढ़े लिखे व्यापारी हैं इस धंधे में, तो कुछ रिलेशन भी मेंटेन करते हैं। अगर आप किसी के पास जाते हैं, रेगुलर उसके टच में रहते हैं और उससे 1 to 1 बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एडिशनल सपोर्ट मिलती चली जाती है। ओके, तो सर्विसेज तो मच प्रायोरिटी है। अगर आपके किसी से रिलेशन बहुत अच्छे हैं और उसने आपको 21 तारीख में ऑर्डर दिया, बट आप उसका 24 तारीख तक में या 23 तारीख तक में डिस्पैच नहीं कर पाते, तो आपको प्रॉब्लम है। बट वहाँ भी गवर्नमेंट ने अच्छा चीज़ें कर दी है कि एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है कि अगर आप उसने इंडियन पंच करा तो आपको इतने टाइम तक उसे डिस्पैच देनी ही पड़ेगी। ओके, और उतने टाइम से पहले आप उसे सर्विस देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आदमी जो कैश एंड कैरी का धंधा शुरू हुआ है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आई है रिटेलर को, होलसेलर को, कि वो आज की डेट में वो कहता है मैं मुझे 100 पेटी ना मंगा के 10 पेटी मंगाऊँ। जब वो 100 पेटी ना मंगा 10 पेटी मंगा, तो उसे पता है पैसा मुझे ट्रांसफर पहले करना है। ठीक बात। तो 10 पेटी की चैलेंज आता है कि अब 10 पेटी कौन मुझे फास्ट बेच सकता है, तो उसी बंदे को धंधा देता है जिससे वो सब इजीली अप्रोच होती है कि हाँ ये बंदा मुझे टाइम पे मेरा डिस्पैच दे देगा। ओके, तो इस हिसाब से मैं बात करूँ तो नई जनरेशन के लिए बिजनेस बहुत अच्छा है। ओके, BIO। ओके, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो न्यू जनरेशन है, वो जेंजीज हैं, वो अगर आना चाहे तो ये धंधे के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ करने को है और प्रॉफिट भी अच्छा है। क्योंकि इसमें क्या, जो कुछ ब्रांड्स हैं जिन्हें आप जानते हो, एग्जांपल नॉर्मल आदमी जानता है, रेड, ब्लैक, शिवा, जैप्टो, ब्रांड 20 मल्टीपल ब्रांड है। बट कुछ इसमें हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कुछ अपना ब्रांड इंपोर्ट कर सकते हैं और यूपी एक्साइज में रजिस्टर्ड कराएंगे उसे, जो बहुत इजीली है, पोर्टल पे है, इजीली रजिस्टर्ड हो जाता है। उसकी एक कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन फीस है। जैसे आप स्कॉच कोई लाते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है यूपी एक्साइज में। अच्छा, मतलब आप अब जैसे BIO 1 लेके बैठे हो, आप अपनी भी स्कॉच लेकर आ सकते हो, मतलब अपने कोई भी नाम रखकर और स्कॉच स्कॉटलैंड से मतलब अपने बॉटल करवाई और यहाँ पे ले आए? सेम कंपनी में नहीं, अलग कंपनी बना के? अलग कंपनी में आप ला सकते हो। अच्छा, उस कंपनी से आप एग्जांपल आप कहते हो कि मैं इटालियन वाइन बेचना चाहता हूँ, आपका कोई फ्रेंड भी धंधे में आना चाहता है, आप अपना BIO 1 ले लीजिए, उसको आप इंपोर्ट में कराइए, वो इंपोर्ट में आपके साथ इटालियन वाइन लाएगा, उसकी इटालियन वाइन आप अप्रोच करोगे। जब आप अप्रोच करके उसी इटालियन वाइन बेचेंगे तो दोनों लोग मार्जिन कमाएंगे। आपका फ्रेंड इंपोर्ट पे, वो उसके पास पेरेंट इंपोर्ट का हो जाएगा और आप BIO 1। ओके, तो इस तरीके से बिजनेस होता है। अच्छा, ये हम लोगों ने अभी 2 पार्ट समझ लिए। एक आपने हमें ऑपरेशन समझाया था शुरुआत में, खैर बीच बीच में भी आप ऑपरेशन समझा रहे हो हमें। आपने इन्वेस्टमेंट बता दी कि 1 करोड़ 40 लाख के आसपास या 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई, प्लस हमारे 36-37 लाख रुपए के खर्चे हो गए। अगर मैं इन दोनों को 40 लाख में मानकर उसको 1.5 करोड़ मान लूँ तो 1 करोड़ 90 लाख रुपए में हमारा काम शुरू हो गया और कैश एंड कैरी का बिजनेस है। मार्जिन क्या रहेगा इसमें? मान लो इसी 1 करोड़ 90 लाख रुपए को मैंने साल भर में 20 बार घुमाया, तो मेरी जो टर्नओवर हो गई वो लगभग हो गई 38 करोड़ के आसपास की।
तो 38 करोड़ का टर्नओवर करने में मेरे पास क्या पैसा बचेगा BIO1 में? आप 38 करोड़ का धंधा करते हो BIO1 में, मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ ब्रांड तो आपको मिनिमम साइड पर मार्जिन देते हैं, कुछ ब्रांड आपको तो मैंने जैसे आपको बताया था अभी कि कस्टम बॉन्ड हैंडलिंग चार्ज, तो कस्टम बॉन्ड हैंडलिंग चार्ज में कुछ कंपनियां आपको सपोर्ट कर देती हैं जो आपको अपना मार्जिन में से कुछ मार्जिन आपको दे देती है। ओके। तो गवर्नमेंट ने तो आपको मार्जिन दे ही रखा BIO मार्जिन, प्लस वो मार्जिन आपको कंपनी देती है। BIO का कितना मार्जिन होता है? डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी। सरकार ने क्या दे रखा है? सरकार ने कुछ ब्रांडों में 0 भी दे रखे हैं, ओह, कुछ में आपको 1% भी दे रखा है, अच्छा, कुछ में 2% भी है। ओके। डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। तो जिस 0 है तो वो तो अब क्यों बेचोगे उसको? नमक मतलब टाटा, हाँ, अगर आप टाटा नमक की दुकान पे नहीं रखेंगे हाँ, तो आप सेल ही क्या होगी? सेल ही क्या होगी? इसका मतलब जिनका BIO मार्जिन 0 है वो सबसे ज़्यादा फास्ट सेलिंग ब्रांड्स है। ओके, तो वो मजबूरी है बेसिकली। जैसे एग्जांपल आप बोलते हो तो आज भी चाहे वो जेंजी हो चाहे पुराने लोग हों, वो दुकान पे जब जाते हैं ना बॉस, तो कहते हैं कोलगेट दे दो। ठीक बात। कहते हैं कोलगेट दे दो, वो टूथपेस्ट नहीं बोलते। हाँ, ठीक बात। ठीक है, तो ऐसी BIO की बात करते हैं तो रेड लेवल इज फास्ट मूविंग ब्रांड, ब्लैक लेवल इज फास्ट मूविंग ब्रांड। तो एक फीमेल भी जानती है रेड लेवल। ठीक बात। तो रेड लेवल बेचना तो आपकी एक मजबूरी है, मजबूरी भी है, फास्ट मूविंग भी है, इजी कस्टमर। आपको जो FL2 वाला आपसे मल्टीपल ब्रांड ले रहा है वो चाहेगा कि मुझे रेड लेवल भी आपसे मिले। ओके, ओके। जैसे तो अभी ये मार्जिन आपने जो बताया वो कितना होगा लगभग भैया? कितना % हो जाएगा अगर मैं 38 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूँ तो? 2% भी आता है, 3% का, मतलब ओवरऑल पूरा में आपको ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। तो ओवरऑल में मैं मान लूँ कि हम लोगों ने 1% ही कमाया तो 3,40,000 ही आया। 3,40,000 रुपये में तो भैया मेरा खर्चा ही नहीं निकलेगा। मैंने जैसे आपको बताया ना, कुछ कंपनी एडिशनल सपोर्ट करती है, वो एक हाइड का पार्ट है, वो एक हाइड का पार्ट है जो BIO मार्जिन के अलावा कुछ कंपनियां सपोर्ट कर देती हैं आपको। तो कहीं ना कहीं वो आपके खर्चा जो है वो उससे मैनेज हो जाता है। अच्छा, खर्चा मैनेज हो गया तो हमें नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? लगभग बच जाएगा 20-25 लाख रुपए साल का इजीली बच जाएगा। तो अगर मान लें तो ये आप कैंसिल चेक हो गया, फोटो हो गई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्लस ऑथराइजेशन, NOC, कस्टम मोड। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका उनका एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, तो वो ऑथराइजेशन जरूर चाहिए। उसका भी कोई फॉर्मेट होता होगा, वो उसी में मिल जाएगा? वो आपको आपका कस्टम मोड वाला अपने आप ही एक NOC बना के दे देगा आपको। अच्छा, कि मैं XYZ कंपनी को 1000 स्क्वायर फीट रखने के लिए अप्रूव करता हूँ इस कंपनी को। आपकी कंपनी का वो सारा कुछ डाटा उसमें डाल देगा, वो आपको एक्साइज पोर्टल पे आपको शो करेगा कहाँ पे वो आपको अपलोड करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का पूरा प्रोसेस हम लोग को समझ आया। अब ये एक बात समझ में आई कि 227 रुपये का जो माल है वो 1910 रुपये में बिक रहा है और उसमें कितनी ब्यूटीज़ की लिवाइज हैं
और 22 रुपये का मार्जिन होलसेल का है और 144 रुपीज़ समथिंग का मार्जिन रिटेल का है। तो कितना मार्जिन कम है और कितना बड़ा पार्ट ड्यूटी का है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, 144 और 22 को ही काउंट करें तो 166 रुपये बैठ गए, और जो कंपनी वाला पार्ट था वो 227 रुपये है। इन सबको जोड़ दो तो सिर्फ 400 रुपये के आसपास की बात बैठती है, लेकिन 1500 रुपये की ड्यूटी लिवाइज होती है इसमें, जो कि कस्टमर की पॉकेट से ही निकल रही है और गवर्नमेंट को जा रही है। ये ड्यूटी का जो काम होता है ये रोड हाईवे बनाने में सरकार यूज़ करती है हमारी डेवलपमेंट के लिए, इसलिए इसमें ड्यूटी बहुत ज़्यादा लिवाइज होती है। क्लियर है आप सभी को? तो आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत मज़ा आया मेरे को रवि भैया के साथ बात करके, इन्होंने हमें बहुत सारी इनसाइड स्टोरी समझाई। और भी एक पॉडकास्ट और मेरा करने का मन है भैया के साथ, किसी न किसी ब्रांड को लेकर फिर समझेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ में। अभी के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।